Hello students, this will be the your GS paper 2 simulator test 2 study IS by Manikant Singh, and we will try to understand the probable answers of the 8 questions that will be there in the governance and social justice. Please understand, when you go to actual mains writing condition, that is when you will write actually mains, you don't have time to think when you see the question. So your preparation should be in such a manner that you just read the question and something meaningful comes into your mind which will fulfill the central demand of the question, right? For example, the moment you read the question, you should know कि conclusion क्या होगा, you should know कि content क्या होगा. Since we are in polity governance, you should know what articles of the constitution, what parliamentary laws, statutes you can write, what Supreme Court judgments you can write. So in your mind while you're reading the question, you should be able to know the general direction, analysis, content, the facts and all those things which will be there. तो हम लोग जब इस सेक्शन में बात कर रहे हैं तो रादर दैन कि हम लोग बात करें कि कंटेंट क्या है, कंटेंट लगभग आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में दे दिया गया है. माय जॉब इज टू इक्विप यू टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन. उसको पकड़ने का हमारा सबसे पहला सिस्टम है, उसको बनाने की जरूरत है. तो लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नेंस. Question number 1, let's read it. The biggest quality of a good student is to read the questions quickly and to understand it in one go. What is the significance of early childhood care and education? Significance, early childhood means below 6. Below 6 means you can't teach 0 to 4. So you will teach 4 to 6. 4 to 6. तो आपके दिमाग में कम से कम ये क्लियर आना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब होता है 4 से 6 साल तक के बच्चों का एजुकेशन. अब इस साल के बच्चों का एजुकेशन क्यों टेंशन में है? क्योंकि जब बच्चा 6 साल का जाएगा तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में वो क्लास 1 में आ जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान में आ जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा. अगर चाइल्डहुड केयर और चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है तो जो मासेस है जो क्लास 1 में जाएगा उसकी जो कैपेबिलिटीज चीजों को समझने की, पढ़ने की नहीं, चीजों को समझने की, अपने आसपास के चीजों को सेग्रीगेट करने की, अंडरस्टैंड करने की, खुद को केयर करने की, या फिर फिजिकली फिट होने की. बच्चों को ये भाई स्कूल में पढ़ बैठने के लिए ताकत चाहिए ना, अगर मैल न्यूट्रिशन रहा, बीमारी रही तो कैसे होगा. इन सब सारी चीजों को सिग्निफिकेंस बताना है. सिग्निफिकेंस ये है कि ये पॉपुलेशन भी कम नहीं है. अब चूंकि 4 से 6 साल तक के बच्चों को आप पकड़ना चाहते हैं, अब इस तरीके के बच्चों को आप पकड़ना चाहते हैं एजुकेशन सेंटर पे आके, कृत सिस्टम पे आके, या पालना में, या जैसे भी, तो आपको डॉक्टर्स चाहिए, केयर गिवर्स चाहिए, खाना पीना चाहिए, नो, और एट द सेम टाइम उनको उस तरीके से सिखाना भी है. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे नीड टू नो दिस. अब ये आसान नहीं है, आसान नहीं होगा. एनीवे, तो अब मैंने ये बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ा तभी मेरे दिमाग में ये चीजें आ गई. एक आधी स्कीम कुछ होंगी वो आपको याद होनी चाहिए. इलस्ट्रेट द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन. अब भारत सरकार ने क्या क्या किया है. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है गवर्नेंस का. ये अगर आपको ये बेसिक आइडिया जितना मैंने बोला वो शुरू में समझ में आ गया तो बाकी कुछ कम भी आता है तो उत्तर आप ठीक ठाक लिख देंगे. आप इसको RTE से जोड़िए, आर्टिकल 21A से, आर्टिकल 45 लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान लिखिए, मिड डे मील से जोड़ सकते हैं आप, क्रेच सिस्टम से जोड़ सकते हैं. ठीक है. सो इसको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है कि भाई इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
8 years encompassing कॉग्निटिव, सोशल और ग्रोथ और ये सारी चीजें हमको करना है, ठीक है। तो इसमें 0 to 4 तो एजुकेशन नहीं होता, 4 to 6 प्री स्कूल है, और 6 to 8 क्योंकि 8 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में रख रहे हैं, तो 6 से 8 ईयर्स तक हम इसको स्कूल एजुकेशन देते हैं, दैट इज क्लास 1, 6 एंड क्लास 2, है ना, 6 to 7, 7 to 8। सो क्लास 1 एंड 2 में वो चला जाएगा। तो अब तक इन सारी चीज़ों का अलग अलग सिस्टम कैसे बनेगा, इस चीज़ को आपको बेसिकली बता देना है ना। इस चीज़ को तो पॉलिसी, नेशनल अर्ली पॉलिसी, पॉलिसी ऑन एजुकेशन, स्कीम चाहिए, वी नीड स्कीम्स, आईसीडीएस, ऐसी कोई स्कीम है क्या? पोषण अभियान हो गया, निपुण भारत हो गया, ठीक है। सो 4 to 8 हैव एक्सेस टू क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन, इसका प्राइमरी गोल है। प्री स्कूल मतलब क्लास 1 के पहले, वो इतना सा किंडरगार्टन सरकार नहीं बना सकती, इतने पैसे इतने रुपए नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश जारी है। आपको पॉजिटिवली इन सारी बातों को लिखना है, चैलेंजेस बता देना है, गवर्नेंस का चैलेंजेस, पॉलिसी। देखिए गवर्नेंस के क्वेश्चंस को लिखते समय you need to focus more on the good policy making। और जब मैं बोलता हूं गुड पॉलिसी मेकिंग, इसका मतलब नहीं होता है आइडियल पॉलिसी मेकिंग। गवर्नेंस इज अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, लॉज, स्कीम्स। और सरकार इफेक्टिव तभी होगी जब उसकी पॉलिसीज इफेक्टिव होंगी, ध्यान रखना। बिना पॉलिसीज इफेक्टिव हुए तो वो काम होगा नहीं। सो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर वी टॉक ऑफ द गवर्नेंस, यू मस्ट फोकस ऑन द नीड ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ऑब्लिक how the effective policies can be made, role of bureaucrats, role of stakeholders, इन सारी चीजों को लेके आपको बात करनी है, चैलेंजेस गिनवाते चले जाना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस क्वेश्चन विच वाज देयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें कोई इतनी समस्या नहीं है, इसको बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एनालाइज the challenges of governing and regulating public institutions in India। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से लिख दो 75 वर्ड्स में, और जो नीचे वाला है उसको 75 वर्ड्स में लिख दो, इट विल कंप्लीट 150 वर्ड्स। बहुत क्लियर है, 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में लिख देना है, 2 पार्ट में लिख देना है। Analyze the challenges of governing and regulating public institutions in India। Now, public institution का एग्जाम्पल क्या, जुडिशियरी दोगे? पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। क्या जुडिशियरी को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है? नहीं होगी। पीएमओ दोगे? नहीं होगी। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है जहां पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है। So public institutions here in this case we will take the utility providers like बिजली, buses, railways, banks, सड़कें, you know, security sometimes। तो इनमें से पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ऐसे बात करनी है। अब चैलेंजेस क्या है? करप्शन तो सब जानते, इनएफिशिएंसी सब जानते, नॉट अप टू डेट सब जानते, द माइंडसेट ऑफ नॉट सर्विंग द पीपल सब जानते। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी, ऑल दोस थिंग्स आर सो प्रिवेलेंट इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ऐसा मत लिख देना कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सब कुछ खराब ही होता है, ऐसा नहीं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अगर 10 में से 6 बातें ठीक नहीं है तो प्राइवेट में से भी 10 में से 4 बातें ठीक नहीं। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट,
one man show is there, owner of the company, everybody else is indispensable, only Malik is indispensable. And in the name of efficiency and profit, the private institutions sometimes indulge into unethical practices. Here we are not meaning unethical practices means financial fraud. We are here meaning only interest of employees, quality of the products, environmental damages, hiding the facts, dirty facts of the company, like oil companies do more than often. So these things will be there. अब इसमें देखिए क्या क्या है. देखिए सेम थिंग आ गया, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, ये वो सारी चीजें तो ठीक है. अब प्राइवेटाइजेशन के हम लोग अगेंस्ट नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, लेकिन हम लोग प्राइवेटाइजेशन कोई सॉल्यूशन फॉर ऑल है ऐसा भी नहीं. तो हमें कहीं ना कहीं मिक्स करना होगा. पब्लिक इज नॉट ऑलवेज बैड, मतलब सरकारी, एंड प्राइवेट इज नॉट ऑलवेज गुड. वॉट एवर गुड दे हैव इन बोथ ऑफ देम, they should learn from each other, and as far as possible they should coordinate with each other, and this is the approach which should be there. एग्जाम्पल देखो, आत्मनिर्भर बहुत कुछ दिया है, so you need to understand कि how to do it, right? Question number 3. So I will read question number 3. The Indian administration and governance have flouted the environmental laws. जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, आया देखो, has flouted the environmental laws and rules which affect the interest of the scheduled and forest tribes. In the context of the given statement, explain the need for balancing the interest of the tribal communities and sustainable development and economic growth. ये एक जनरलाइज. अब इसमें फैक्ट कौन कौन सा आपको डालना है. लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पहला आएगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये दूसरा आएगा, एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज एक्ट ये तीसरा आएगा, क्योंकि ये तीनों ही कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट, लैंड एक्विजिशन, बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, रिहैबिलिटेशन, इन सारी चीजों को डील करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट द डेटा शोज that all the big ticket projects, specifically infra and minerals and mines, the displaced people are overwhelmingly the people belonging to SC and ST community, overwhelmingly. So it is not right sometimes to say that only forest tribes are affected, but yes, if we include scheduled caste and scheduled tribes, specifically the forested scheduled caste and scheduled tribes, their proportion among the displaced people is the highest in India. So statement बहुत गलत नहीं. अब इसके लिए क्या करें, ये एक ऐसा चीज है जिसका सोल्यूशन बहुतों को क्लियर नहीं, किसी को क्लियर नहीं. आज तक हम लोग बैलेंस बना नहीं पाए यार. हाँ, आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको बैलेंस अपने आंसर में बना देना है. सो व्हाट बैलेंस विल यू मेक इट? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, environmental impact assessment, judicial oversight, and specifically the role of National Green Tribunal, and a better management of displaced population for rehabilitation and restoration of their economic, perhaps other cultural things. तो अब देखते हैं कि हमारे आंसर में क्या क्या लिखा है हेल्प में.
Scheduled tribe and forest dwellers rely on NC Saxena Committee report on Forest Rights Act. ठीक है, 50% पॉपुलेशन ट्राइबल होती है फॉरेस्ट के इश्यूज में. नीड फॉर बैलेंसिंग, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट dwellers, promoting sustainable forest policy framework, gaps, conclusion. इन्वायरमेंटलिज्म एक प्रॉब्लम है. देखो, आप आईएएस बनने वाले हो, इस बात को समझो. एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू फेवर इन्वायरमेंटल लॉज, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, एंड यू नीड टू बैलेंस. बट अंडरस्टैंड, हो नहीं पा रहा है. इट इज वेरी टफ टू बैलेंस द मॉडर्न डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट. whatever we say, very tough. So need of environmental protection is very high, and the effort we are taking to protect environment is very low. So the gap is there. The impact of development on environment and displacement is too high, and the remedies that we have taken to protect environment is quite less in comparison to the impact of the environment. So on in the environment. So lag is there. You can say the impact lag is there. You know, तो ये परेशानी है, और ग्लोबल परेशानी है, सिर्फ भारत का नहीं है. भारत का नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ तरीका खोजना होगा. Because we are fastest growing economy, but is still very poor country. 4th largest in PPP. Is still one of the poorest country. So therefore, India must get richer for sure, but at what cost? That's what the question of environment. जब भी इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आए, आपको सेंसिटिव होके इन्वायरमेंट बचाना है. भूलना मत, इसे आइडिया को मत भूलना. बाकी वो बचेगा नहीं बचेगा, इस पे बहुत चिंता नहीं करनी है. बट आपको जरूर लिखना है कि वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट. दिस इज व्हाट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4. एन्यूमरेट द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉलिसी पैरालिसिस. व्हाट इज पॉलिसी पैरालिसिस? पॉलिसी टाइम पे ना बनना, पॉलिसी अच्छा ना बनना, पॉलिसी इफेक्टिव ना बनना, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ना होना, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडर्स में ब्रेक हो जाना. तो हर तरीके से जहां भी एक देश को एक नई पॉलिसी की जरूरत है इवॉल्विंग सिचुएशन में, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, वहां सरकार का रिस्पॉन्सिव ना होना, सो जाना, खत्म हो जाना, इनएफिशिएंट हो जाना, यूजलेस हो जाना, इसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं. ठीक है. 2008 से 9 से 13-14 वाले टाइम को जो यूपीए 2 सरकार थी, इसको पीक पीरियड ऑफ पैरालिसिस कहा जा सकता है. कॉपी में नहीं लिखना, मैं बता रहा. कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा से, जनता पार्टी की सरकार आई तो जल्दी ही वो लोग आपस में लड़ने लगे, तो पॉलिसी पैरालिसिस हो गई. सेम विद चंद्रशेखर गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट, सेम विद आई.के. गुजराल गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट में भी कभी कभी ऐसे हो सकता है. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे कुड हैव फेस, बट मेनली है ये यूपीए 2 के लिए लागू होता है. अब नाउ enumerate the factors associated with the policy paralysis in effective augmenting urban governance in the country. Now the urban governance में बहुत ही क्लिशे क्वेश्चन है कि अर्बन गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, रूरल गवर्नेंस से अलग. भाई नेशनल गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, वन फॉर रूरल इंडिया, अदर बाय अर्बन इंडिया. Urban India is totally different in economics, in geography, in population and therefore in governance. आप ये सारा सिस्टम जानते हैं तो अर्बन गवर्नेंस मॉडल बना दीजिए एक. और अर्बन गवर्नेंस मॉडल क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, सड़कें कम है. सड़कें कितनी भी ज्यादा हो, ट्रैफिक जाम लगना ही.
बारिश में पानी जमना ही, नालियां साफ होनी नहीं, ठीक है, क्लीन वाटर सबको मिलना नहीं, झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया रहना ही रहना है, पेटी क्राइम्स होने ही होने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमेशा ज्यादा होगा, प्रोस्टिट्यूशन, एल्कोहल और ड्रग्स इसकी बड़ी समस्या होगी, प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना प्रॉब्लम होगा, इलीगल बिजनेस को रोकना प्रॉब्लम होगा, ये अर्बन, और उसके बाद एयर पोल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये अर्बन गवर्नेंस का पॉलिसी पैरालिसिस क्या है? दैट इज दैट प्रॉब्लम इतना एनॉर्मस है कि उसके इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए सफिशिएंट पॉलिसीज इंडिया में अवेलेबल नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। हमने स्मार्ट सिटी मिशन बनाया, हमने अमृत मिशन बनाया, दीनदयाल उपाध्याय योजना बना, इंदिरा आवास योजना में भी रूरल के बजाय अर्बन पे भी, स्लम एरियाज पे भी फोकस किया। फूड सिक्योरिटी के लिए हमने अर्बन एरियाज को भी पकड़ने की कोशिश किया। इसके अलावा वी हैव सो मेनी एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज देयर फॉर अर्बन एरियाज। देखते हैं हमारे मॉडल आंसर में क्या क्या है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन गवर्नेंस, द ब्लाइंड स्पॉट। बुक्स आपको याद नहीं रहेंगी, देखो यहाँ सब लिखा है, ये याद किसी को नहीं रहता, तो तुम भी ये मत सोचना कि तुम लिख दोगे ये सब पढ़ के। अब तक नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ के लिखना मुश्किल होगा, फिर भी एक आध लाइनें जो यहाँ लिखी हैं रट लो, और मेंस में जरूरत आती है तो यू कैन राइट देम ऑलवेज। चैलेंजेस इन अर्बन गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लिमिटेड ऑटोनॉमी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, लो सिटीजन पार्टिसिपेशन का एनॉर्मिटी। ये पॉलिसी पैरालिसिस लिखना था, तो हम पॉलिसी पैरालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे रादर दैन की क्या प्रॉब्लम है अर्बन गवर्नेंस की। अर्बन गवर्नेंस की 1000 प्रॉब्लम, बट पॉलिसी पैरालिसिस और अर्बन गवर्नेंस को लिंक करना है। ठीक है, तो पॉलिसी पैरालिसिस का एक स्पेसिफिक मतलब होता है, उसको पकड़ के चलने से ही ये सिस्टम हमारा बन पाएगा और उसको हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन रिवैम्पिंग एंड अपग्रेडिंग द सिटीजन चार्टर। अगेन क्लिशे क्वेश्चन। देखो क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, रिफॉर्म बताओ, सजेस्ट बताओ, सजेशन कर। मैंने 2-3 चीज आपको बोला है, सजेशन चाहे वो IR में पूछे, इकोनॉमिक्स में पूछे, यहाँ पूछे, वहां पूछे, सजेशन आपका क्या क्या नहीं होगा, सजेशन कैसा नहीं होना चाहिए, व्हाट सजेशंस यू शुड नॉट गिव, टू आइडियलिस्टिक, टू कॉस्टली, टू रिवोल्यूशनरी। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन नहीं देने, या फिर टू कॉम्प्लेक्स। अब देखो, डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म इन अपग्रेडिंग सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर में तो भाई नीड तो है ही, क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, उसका एक जनरल कॉमन सेंसिकल प्रैक्टिकल डुएबल अप्रोच बना के आप सिटीजन चार्टर बनाइए। व्हाई डू सच चार्टर्स नीड टू हैव लीगल बैकिंग, क्वेश्चन मार्क। लीगल बैकिंग होना चाहिए, पार्टली देने में कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा, या किसी ट्राइब्यूनल में इसको, लोक अदालत जैसे ट्राइब्यूनल्स में इसको भेजना पड़ेगा। जो भी आप आइडिया, देखो ये आइडिया पे गेम खेलना है, बस आपके आइडियाज बहुत कॉस्टली ना हो। What are the probable effective solutions? ठीक है, now need for reforms, only 60% of ministries have charters, जो हैं भी वो पूरा नहीं करते। लिमिटेड सिटीजन पार्टिसिपेशन, अगर आप इसको लीगली बैकिंग बनाओगे तो क्या फायदा भी होगा और घाटा भी होगा।
लीगल बर्डन बढ़ेगा, रेगुलर अपडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस कैंपेन, मॉनिटरिंग। देखिए कुल मिला के मसला ये है, इंडिया का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैपेबल बहुत नहीं, नॉट बिकॉज की कुछ दिक्कत है, देखो हम वी आर डेवलपिंग दैट, वी आर लर्निंग, हमने बहुत इंप्रूव किया है 1950 से लेके आज तक। बट ये सिटीजन चार्टर, मॉडर्न गवर्नेंस, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट्स, अब उसको हम इंडिया में लागू कर रहे हैं। तो स्कूल टीचर, बैंक एम्प्लॉय, रेलवे, वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें या अपना काम करें। जैसे रेलवे स्टेशन पे सिटीजन चार्टर, चलो हमने बना दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक यात्री बैठा है तो उसके क्या क्या राइट होंगे, ट्रेन टाइम पे आने का राइट। लेकिन अब आप सोचिए जरा, क्या रेलवे सच में ट्रेन टाइम पे आने का राइट दे सकता है? और अगर ट्रेन टाइम पे नहीं आई और आपने सिटीजन चार्टर को लीगली इन्फोर्सिएबल बना दिया तो क्या रेलवे केस देखेगा? अब ऐसे ही एसबीआई ले लो, बिजली विभाग ले लो, एनएचएआई ले लो, आप कुछ भी ले लो। तो पॉइंट हियर इज कि ये कहना बहुत आसान है कि शुड बी लीगली इन्फोर्सिएबल। 1000 लॉ तो इंडिया में लीगली इन्फोर्सिएबल है, वो सब सफल हो गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इट इज लीगली इन्फोर्सिएबल, तो डाउरी खत्म हो गया। इसको कहते हैं बेवकूफों वाला सोल्यूशन, जिसमें है कि लेट्स मेक इट लीगली इन्फोर्सिएबल। देखिए आप बैलेंस वे में लिखिए कि सर देखो, लीगली इन्फोर्सिएबल बनाओगे तो जज कहाँ से आएगा, वकील कहाँ से आएगा, किस कोर्ट में जाएगा, सजा क्या होगी, क्या ऑलरेडी जुडिशियरी पे कम बर्डन है? तो लीगली इन्फोर्सिएबल किस लेवल पे जाके होगा? डिपार्टमेंटल कोई सेटिंग बिठाई, तब जाके ये काम होगा। ये काम पुलिस को बीच में लाने से नहीं होगा, ये काम दंड देने से नहीं होगा। We need to find out some other way than make it penal in nature or dandatmak in nature. So this is what we need to understand. I mean कि इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये होगा कैसे, होगा कैसे। तो इसलिए मैंने बोला कि देखो यूपीएससी में ना ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, मैं वापस चलता हूं, सजेस्ट बताओ, सोल्यूशन बताओ, रिफॉर्म बताओ। तो रिफॉर्म में आइडियलिस्टिक, बहुत कॉस्टली, बहुत रिवोल्यूशनरी और बहुत कठिन कोई उपाय नहीं बता। आप समझिए, आपको कितनी भी चीजें बुरी लगे, लेकिन प्रशासन का अपना एक औकात है। आइदर एडमिनिस्ट्रेशन इज अनविलिंग, और इट इज इनकेपेबल, or it is inefficient. In all the three cases, we need to reform it. But reforming the system should not lead to destruction of the system. कोई भी सरकार ऐसा कर नहीं पाएगी। बाकी कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अगर आप दे पाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट, समथिंग लाइक दैट, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सोल्यूशन एक हो सकता है कि अगर कोई एसबीआई का ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और किसी कस्टमर ने शिकायत किया, तो वो शिकायत ऑनलाइन होनी चाहिए, और कुछ और ना हो तो कम से कम उस बैंक द्वारा या एसबीआई द्वारा अपने सभी ब्रांचों में खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं हर महीने, उसको इंटरनेट पे डिस्प्ले करना चाहिए। आप मत लो कोई स्टेप, आप ये बता दो कि आपके जिले का जो एसबीआई है उसके खिलाफ एक महीने में कितने ग्रीवेंस आए, बस नंबर बता दो, और आप पूरे देश के एसबीआई के बताओ। और अभी बैंकिंग ओम्बुड्समैन सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और वही कस्टमर अपने अधिकारों को सिटीजन चार्टर के थ्रू
ले पाता है, जिसके पास बहुत टाइम हो, बहुत पैसा हो, बहुत गुस्से में हो और कई घंटे लगाए अपने राइट को लेने के लिए, यार देखो ये सबके लिए आसान नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आप इस प्रैक्टिकलिटी को समझते हुए फिर आप छोटे छोटे उपाय बताइए कैसे लाइफ आसान होगी लोगों की। सिटीजन चार्टर को पिनल ऑफेंस बना देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इलेबोरेट ऑन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI in peace, conducting elections, resolving conflicts under RPA। ठीक है, प्लीज से क्वेश्चन है, ये आया है उस टॉपिक से जो कहता है कि मेन फीचर्स ऑफ RPA 1950 एंड 1951 यू नीड टू नो। अब इसमें दो तीन बातें आपको बेसिकली एकदम लिखनी ही लिखनी। पहला, 324 of the constitution gives a constitutional power to election commission for what? दो चीजें, to prepare electoral rolls and to conduct free and fair elections। दो काम करने का संवैधानिक जिम्मेदारी, ये पहला लिख दोगे। फिर आर्टिकल 329 में क्या है वो लिखोगे। फिर नीचे लिखेंगे एट द सेम टाइम आर्टिकल 329 says that the powers of election commission of India shall be as per the law of the parliament। और पार्लियामेंट ने ही 1950 RPA और 1951 RPA बना दिया, विच आर देयर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और भी बहुत सारे लॉज और रूल्स में पावर दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स रूल्स 1968। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं, बट प्राइमरी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51। अब इस क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी के दो पहलू बनाने, एक तो कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इन डूइंग दिस, और दूसरा इनकैपेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इन डूइंग दिस। दोनों लिखना है। अब क्या कैपेबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की? पैरामिलिट्री यूज करना, ब्यूरोक्रेटिक रीशफलिंग को अपने हाथ में लेना, प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, ठीक है, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें वो करने का उसका पावर है। वो क्या वो नहीं कर सकता है? मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लीगल नहीं है, मॉरल है। बड़ी पार्टियों को और बड़े नेताओं को रोकना उसके बस का नहीं है। इलेक्टोरल एक्सपेंसेस में बहुत सारे गड़बड़ियां की जा सकती हैं, उसकी जांच पूरी तरह संभव नहीं है। ब्लैक मनी का इस्तेमाल, क्राइम का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल, गन्स का इस्तेमाल चुनाव में टोटली बंद नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास सफिशिएंट पावर RPA में नहीं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें को मिला के आपको आंसर लिखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, RPA 1950। अब इसमें 324 दिया है, मैंने आपको 329 भी बताया। रोल ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, एवरी चाइल्ड नोज। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इलेक्टोरल कंडक्टिंग हैसल फ्री इलेक्शन, CVMs एंड ऑल दोज थिंग्स, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, कंक्लूजन। आप इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं जितना ये आंसर दिया है। यू कैन, देखिए सिर्फ पॉइंट हियर इज कि हाउ क्विकली यू अंडरस्टैंड द theme, central demand of your question. If central demand of the question you catch properly and rightly, then you will be in the better position to write a good answer। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 says recent flaws highlighted in आयुष्मान भारत योजना। अब सपोज करो आपको फ्लॉ नहीं पता और अभी लिख दिया रिसेंट फ्लॉज हाईलाइटेड। कॉमन सेंसिकली आप आयुष्मान, अगर आप न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आयुष्मान भारत के फ्लॉज बहुत बार छपते हैं अखबारों में,
दो चार तो मैं ऐसे ही अंदाजे से अखबार में पढ़ी हुई बातें बता देता हूँ। इंश्योरेंस फ्रॉड सबसे बड़ा आयुष्मान का दिक्कत है। इंश्योरेंस कंपनियां फेक पेशेंट या फेक बीमारी तैयार करके पैसा वसूलती। दूसरा, हॉस्पिटल्स जो आयुष्मान में लिस्टेड, उनकी कैपेबिलिटी डाउटफुल होती है कई बार। आर दे केपेबल टू परफॉर्म दोज मेडिकल ऑपरेशंस और सर्जरीज विच फॉर दे हैव बीन लिस्टेड। दूसरी समस्या। तीसरा है डिनायल ऑफ द जेन्युइन बेनिफिशियरीज। और चौथा है इंक्लूजन ऑफ नॉट जेन्युइन बेनिफिशियरीज। आयुष्मान भारत का पांचवा प्रॉब्लम हमेशा कि कभी कभी पैसे इतने कम इसमें मिलते हैं कि उतने में कई लोगों का इलाज नहीं हो पाता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज अगेन नॉट इजी। Old age people may be in a different disadvantage, specifically don't have any helping hand। और इस तरीके से आयुष्मान भारत डेफिनेटली इसको हमें यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत होगी। खैर देखते हैं क्या है। कमेंट करना है। डिस्कस द रोबस्ट सोल्यूशन, फिर से सोल्यूशन बताना है। गवर्नेंस में सोल्यूशन खूब पूछता, तो सोल्यूशन बताते समय वो बातें याद रखनी है। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं, रिवोल्यूशनरी नहीं, कॉस्टली नहीं, जो जरूरी है ना उसको लिख दे। 10% आइडियलिस्ट होने में दिक्कत नहीं, बट 10% से ज्यादा, ठीक है ना। आयुष्मान भारत 2018 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पीएम धन जन 12 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज को मिला है। 3% of private hospitals in India are available for PMJAY, which is very less population के हिसाब से, and even then there is corruption। Fewer than 50 beds capacity वाली बात आ गई। Inadequate wellness center, fraud and misuse, low awareness, exclusion, implementation challenges। क्या करेंगे? स्ट्रेंथनिंग हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट, वर्कफोर्स इसको बढ़ाना है, एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म, पब्लिक अवेयरनेस, फेडरल कोऑर्डिनेशन, कंक्लूजन। ठीक है, तो कोई भी सरकारी योजना में ये होगा। ये तो नेशनल आयुष्मान दे दिया, नरेगा देता तो भी वैसी ही बातें होती लगी। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी वेल, if you have sufficient common sense to understand कि how the health issues will be there, तो आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is elucidate the significance of IT and AI, information technology and AI, in ensuring effective and good governance in India। तो आईटी तो बहुत पहले से था, गुड गवर्नेंस का रोल। ई गवर्नेंस के 50 सैकड़ों एग्जाम्पल हैं इंडिया, है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका यूपीआई है। तो यूपीआई पेमेंट ने रिवॉल्यूशन ला दिया है, इंडिया ग्लोबल लीडर। उसी तरीके से आप सैकड़ों एप्स, वेबसाइट्स, एग्जाम, हाउ इट हैज डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जमीन का रिकॉर्ड, रेलवे का टिकट, बिजली बिल, ग्रीवेंसेस, अब तो अदालतें भी आईटी से चल रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग गेम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी को एक पैसिव एजेंट से हटा के एक्टिव एजेंट बना सकता है। तो पहले बिजली विभाग को शिकायत करनी होती थी आईटी में, तो मेल लिखो, ड्राफ्ट करो, वो भेजेगा। एआई के जमाने में आप बस बता दो कि कंप्लेन टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो आपका लेटर लिख के तैयार करके भेज देगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर एआई यूज होता है तो वो रिस्पॉन्स तैयार करके भेज देगा। विल सेव टाइम,
एनर्जी, इंक्रीजेस द स्पीड, और खास तौर से जहां लाखों लाख ऐसी शिकायतें या बातें हो रही हैं, लाखों लाख लोग जुड़े हैं, जैसे आयुष्मान योजना, नरेगा, वहां पे वो सरकार के रिस्पांस टाइम को कम कर सकता है। यहां तक कि जुडिशियल पेंडेंसी में गवर्नेंस का मसला है, कोर्ट में एआई लगा के जजमेंट दिया जा सकता है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दो और एआई प्रिवेलिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रेफरेंस देके उस पर जजमेंट दे देगा। आपके जजेस एक बार बस चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं, वो 90% ठीक ही होगा और फटाफट वो काम जजमेंट आता चला जाएगा। सो एआई भी जज भी हो सकता है, तो वो भी गुड गवर्नेंस का मसला है। सो अब ये तो एक तरफा बात हो गई, अब इसके चैलेंजेस भी लिख दोगे, है ना। आईटी का ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं है, आईटी अभी चल ही रहा है, उसका इंडिया में पूरी तरह से लागू होना अभी नहीं हुआ है, बट एआई के चैलेंजेस काफी हैं गवर्नेंस गवर्नेंस में भी, बिकॉज AI may manipulate the data, or AI has sufficient brain to racial profile, caste profile, gender profile, or they may do something in the name of their own intelligence of deep thinking, which we don't consider it to be good for social justice in India. तो ये सारा है कि AI और सोशल जस्टिस और AI में कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिलेशन बना पाना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज AI is not only about the digging data and creating a new large language models on that basis, but AI is more about, more you feed them data, more they want to think on their own, and sometimes data may be used by AI in highly manipulative ways, highly manipulative ways. So उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना है कि कैसे ये ठीक होगा, है ना। तो ये था 8वां क्वेश्चन, और इसके बाद we will go for the IR, so we'll talk about that. See you.